दोस्तों, इस वक्त जो विपक्ष में कांग्रेस है, उसने भारत के चुनाव आयोग के बीच में जो तनाव है, उसको बढ़ा दिया। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पद से हटाने का नोटिस लाने पर विचार कर रही है। ये कि मामला चौंकाने वाला कदम बताया जा रहा है और ये राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग के कामकाज में बड़े पैमाने पर खामियां और वोट चोरी के आरोप के बाद उठाया जा सकता है। तो फिर बिहार में वोटर लिस्ट के जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, एसआईआर है, उसके बाद ये तनातनी विवाद बढ़ गया है। लेकिन राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि चुनाव आयोग को हटाने के लिए प्रावधान क्या कुछ है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है, एक बड़ी संवैधानिक अथॉरिटी है जिस पर भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी है। और इस पद की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और इसलिए भारत के संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए काफी जटिल प्रावधान है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की तरह ही है। इतना जटिल है, समझिए। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने से संबंधित जो प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 324(5) में दिए गए हैं। 324(5) में ये कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से उसी तरह और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाया जा सकता है, तो इम्पीचमेंट के जरिए। अब अनुच्छेद का ये जो क्लॉज है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच में एक तरह से समानता स्थापित करता है। ये तय करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का तरीका और आधार संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो निर्धारित नियम है, उसी की तरह से होना चाहिए। तो जो नतीजा है, परिणाम है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने के संवैधानिक और वैधिक ढांचे जो है, स्ट्रक्चर जो है, उसको समझना जरूरी है। तो फिर एससी के जज को कैसे हटाया जाता है, तो यही समझ लेते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त पर लागू होती है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में ये दर्ज है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत इसके अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 324(4) में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को उनके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति का कोई आदेश न हो। और ये आदेश तभी पारित हो सकता है जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, एक ही सत्र में जज को हटाने के लिए प्रस्ताव पास करें। और ये प्रस्ताव सिद्ध दुर्भावनापूर्ण अक्षमता के आधार पर पारित होना चाहिए। अब इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही उस सदन में उपस्थित और वोट डालने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। इसे इम्पीचमेंट महाभियोग है, इसे भी जानते हैं इसी तरह से। तो ये अनुच्छेद किसी जज को हटाने के लिए जरूरी आधारों और उच्च संसदीय सीमा को तय करता है। तो संविधान में जो दर्ज है, वो दो आधार है। सिद्ध कदाचार, मतलब इसका इंग्लिश है कि प्रोव्ड मिसबिहेवियर, या फिर अक्षमता, इनकैपेसिटी। तो यहाँ पर सिद्ध शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि किसी भी संसदीय मतदान से पहले जांच और पुष्टि होना जरूरी है। इसके अलावा अनुच्छेद 124(4) लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत का प्रावधान करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से कम नहीं चलेगा, बल्कि सदन की कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत होना भी जरूरी है, तभी हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब इस प्रक्रिया के अनुसार से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, सिर्फ सिद्ध दुर्भावनापूर्ण या अक्षमता का अधिकार से शुरू किया जा सकता है। पद से हटाने के जो प्रस्ताव है, उसको अंतिम आदेश के लिए राष्ट्रपति के सामने पेश करने से पहले संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत हासिल करना होगा, 2/3 वोट लाना होगा विपक्ष को। तो फिर ये दुर जो दुर्व्यवहार है और अक्षमता है, इनकैपेसिटी है, उसको साबित कैसे करेंगे। तो किसी भी जज पर सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप की जांच और उन्हें साबित करने की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ संसद के सदस्यों की मर्जी पर नहीं छोड़ी गई है, बल्कि इसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया गया। चूंकि चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है,
वो भी जज की तरह ही हटाए जाते हैं। तो इसलिए ये कानून बाकी पहलुओं पर भी नियंत्रित करता है और तब जाके हटाया जाएगा। अब संविधान में ये समझते हैं कि सिद्ध दुर्व्यवहार कोई परिभाषा नहीं दी गई संविधान में। इसमें जानबूझकर किया गया गलत काम, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन से जुड़ा हुआ अपराध या पद का दुरुपयोग शामिल हो सकता है। और ये सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि बार-बार की गई लापरवाही या लापरवाही से भरा हुआ व्यवहार हो सकता है, जो कि एक पैटर्न को दिखाता हो। इसी तरह अक्षमता का मतलब है कि शारीरिक या मानसिक रूप से इस हालात में होना कि व्यक्ति अपने सरकारी काम को ठीक से न कर पाए, और इसे एक मेडिकल कंडीशन के तौर से देखा जा सकता है, जो कि यहाँ पर लागू नहीं होगा मेडिकल कंडीशन। तो अब कैसे आता है पद से हटाने का प्रस्ताव? सिद्ध दुर्भावना या फिर अक्षमता के आधार पर किसी मुख्य आयुक्त को हटाने के लिए सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए। प्रस्ताव की सूचना लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के साइन होनी चाहिए, जो कि विपक्ष के पास अभी है, और ये साइन हो सकता है, इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनके पास प्रस्ताव स्वीकार करने या अस्वीकार करने का भी विशेष अधिकार है, स्पेशल पावर है। ये साफ करना भी जरूरी है कि प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला एक प्रक्रियात्मक कदम है, और इसका मतलब किसी भी प्रकार का दोष सिद्ध होना नहीं है। और अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या फिर सभापति आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे। आप इसे जेपीसी कह सकते हैं। अब समिति जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक जज होगा, किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य जज होगा हाई कोर्ट का, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद यानी कि एक्सपर्ट, एजुकेशन एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब ये समिति जुडिशियली बॉडी के रूप में काम करती है और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोपों की औपचारिक जांच करती है। समिति को निश्चित आरोप निर्धारित करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना बचाव पेश करने का मौका देने की भी जरूरत होती है, और जांच होती है। जांच के बाद रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति के सामने पेश की जाती है, और जब पेश किया जाता है तो जांच रिपोर्ट के आधार पर जो फैसला है, ये प्रक्रिया तभी आगे बढ़ती है जब जांच समिति मुख्य चुनाव आयुक्त को दुर्व्यवहार या किसी अक्षमता का दोषी पाती है। अब अगर समिति मुख्य चुनाव आयुक्त को दोष मुक्त कर देती है तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्रस्ताव खारिज हो जाता है, अगर रिपोर्ट में दोषी पाया जाता है, समिति की रिपोर्ट के साथ निष्कासन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, तो फिर कार्रवाई होगी। इस प्रस्ताव पर सदन में बहस होती है, फिर वोटिंग कराई जाती है, और जैसे ही संविधान के अनुच्छेद 124(4) में बताया गया है कि इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, तो इसे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत के साथ साथ मौजूदा और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। अगर ये पास हो जाए प्रस्ताव, तो विशेष रूप से बहुमत से, तो फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और इससे स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने का आदेश जारी करने के लिए बाध्य होते हैं, और अपनी मर्जी से इस्तीफा भी दे सकते हैं चुनाव आयोग। ये भी जरूरी है कि औपचारिक ये प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त अपना पद कार्यकाल पूरा होने से पहले रिटायरमेंट की उम्र होने पर भी अपनी इच्छा से पद छोड़ सकते हैं। लेकिन ये इस्तीफा, ये तरीका हटाने पर सख्त संवैधानिक प्रक्रिया से अलग है। चुनाव आयोग अधिनियम भी है, 1991 की धारा 4 में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक सीईसी का कार्यकाल 6 साल का होता है, फिर 65 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए उससे पहले। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर खुद अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है। तो ये कुल मिलाकर जो जानकारी थी वो हमने आप तक बताई। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।